नमस्कार दोस्तों, एसीएफ इन्वायरमेंट में जो अपनी छठी यूनिट चल रही है उसमें आज अपना जो एक्ट है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, वैसे तो एक्ट जो है ये सबसे बड़ा एक्ट है, काफी बड़ा एक्ट है। इसमें आपके 7 अध्याय हैं, 6 इसमें अनुसूचियां हैं तथा 66 इसमें सेक्शन है। तो इसमें 7 अध्याय, 6 अनुसूची और 66 सेक्शन है। 7 अध्याय, 6 अनुसूचियां जिसे शेड्यूल कहते हैं, और 66 इसमें सेक्शन है। 66 इसमें सेक्शन यानी धाराएं इसमें 66 है। शेड्यूल इसमें कितने हैं? 6 इसमें शेड्यूल हैं। ये जो एक्ट है ये 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। 9 सितंबर 1972 को ये लागू हुआ, और जब ये लागू हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू था, लेकिन वर्तमान में यह है जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में लागू है, संपूर्ण भारत में लागू। ये जो एक्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य यह है कि जितने भी वन्य जीव हैं, वन्य जीव में जीव जंतु और वनस्पति दोनों का संरक्षण इस एक्ट के माध्यम से किया जाता है। यानी इसका उद्देश्य है वन्य जीव व वन्य वनस्पति का संरक्षण करना। वन्य जीव व वन्य वनस्पति का संरक्षण करना, उनको पर्यावरण सुरक्षा प्रदान करना ही इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीव और वन्य वनस्पति का संरक्षण करना। अब ये जो एक्ट है इसके अध्याय, अनुसूची और सेक्शन अपन पढ़ेंगे, लेकिन इसमें मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं उनको ही अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें कौन सी ऐसी परिभाषाएं हैं जो कि आपके एग्जाम में आने लायक है, एग्जाम में आ सकती है। तो इसमें पहली परिभाषा प्रथम परिभाषा 2A सेक्शन 2 की पहली परिभाषा है आपके प्राणी इंग्लिश में प्राणी या एनिमल। इस एक्ट में प्राणी और एनिमल किसे माना गया है? तो इसमें जितने भी स्तनधारी हैं, जितने भी पक्षी हैं, जितने भी सरीसृप हैं, जितने भी जलचर हैं, एक्वेटिक और टेरिस्टेरियल जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्राणी माना गया है। तो इसमें प्राणी माना गया है स्तनधारी जिसे अपन मेमल्स बोलते हैं, सरीसृप जिसे अपन रेप्टाइल्स बोलते हैं, पक्षी जो एवीज वर्ग में आता है, जलचर जिसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म,
कहते हैं, ये सभी किसमें शामिल होते हैं? ये प्राणी में शामिल होते हैं। तो इसमें स्तनधारी मैमल्स, सरीसृप, रेप्टाइल्स, एवीज, पक्षी, मत्स्य या मछली वर्ग जो है वो आते हैं, इनके अंडे भी इसमें शामिल होते हैं। तो इन सबको प्राणी माना जाता है। क्या है प्राणी वस्तु? 2a, परिभाषा 2a में प्राणी वस्तु शामिल है। परिभाषा 2a में प्राणी वस्तु। प्राणी वस्तु जितने भी सेक्शन ए में प्राणी हैं उनसे प्राप्त जो वस्तुएं हैं उन्हें प्राणी वस्तु माना जाता है। प्राणी वस्तु, प्राणी वस्तु। प्राणी वस्तु में प्राणियों से प्राप्त वस्तुएं इसमें शामिल होती हैं। प्राणियों से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ये प्राणी बंदी प्राणी हो सकते हैं, प्राकृतिक आवास के प्राणी हो सकते हैं, और इसमें प्राणी वस्तु में प्राणी का संपूर्ण शरीर शामिल हो सकता है या फिर कोई प्राणी भाग। क्या माना जाता है? प्राणी वस्तु माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हाथी दांत, सींग, खुर, ये सभी वस्तुएं प्राणी वस्तु मानी जाती हैं। इसके अलावा प्राणियों से के जो भी उत्पाद हैं, जैसे प्राणी की खाल हो गई, ठीक है, ऊपर की स्किन, वो सारी किसमें आती हैं? प्राणी वस्तु में आती हैं। दूसरा है आपके अगली परिभाषा है बंदी प्राणी। बंदी प्राणी, बंदी प्राणी का मतलब ऑर्गेनिज्म, कैप्टिव एनिमल कहते हैं। कैप्टिव एनिमल का मतलब ये है कि उसे बंदी प्राणी माना जाता है। अनुसूची 1, 2, 3, 4 में वर्णित प्राणी बंदी प्राणी कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? बंदी प्राणी कहते हैं। फिर है 2.7 में सर्कस। सर्कस का मतलब ये है कि जो सर्कस में जो जीव काम में लिए जाते हैं, जो कलाबाजी करने के लिए काम में लिए जाते हैं, उन्हें सर्कस के प्राणी कहते हैं। इसे सर्कस कहा जाता है। 2.11 में है व्यापारी। यहां व्यापारी का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो इन बंदी प्राणियों से प्राप्त वस्तुओं का अवैध रूप से व्यापार करता है, क्रय विक्रय करता है, उसे व्यापारी माना जाता है। बंदी प्राणी से प्राप्त वस्तुओं का क्रय विक्रय करने वाला, उसे यहां पर व्यापारी माना जाता है। फिर है 2.15 में आवास। आवास में प्राणियों का प्राकृतिक आवास इसमें शामिल होता है। जहां पर वन्य जीव प्राकृतिक आवास में रहते हैं, उसे क्या माना जाता है? आवास माना जाता है। फिर 2.16 में आख्याटक की परिभाषा दी गई है। 2.16 में आख्याटक किसे कहेंगे? आख्याटक का मतलब है हंटर। जो वन्य जीवों का शिकार करता है उसे आख्याटक या हंटर कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें है 2.18। 2.18 में है पशुधन की परिभाषा। पशुधन क्या होता है? 2.18 में पशुधन की परिभाषा है। दो 18 में पशुधन या लाइव स्टॉक की परिभाषा दी गई है। पशुधन वो होते हैं जो अनुसूची 1 और 5 में वर्णित जीवों के अलावा, यानी अनुसूची 1 और 5 को छोड़कर
बाकी जो अनुसूचित 6 है उसमें शामिल जो जीव हैं जिनका उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जा सकता है उन्हें पशुधन कहा जाता है। यानी अनुसूची 1 से 5 के अलावा अन्य जीव जो कृषि कार्य में प्रयुक्त होते हैं उन्हें पशुधन कहा जाता है। पशुधन के एग्जाम्पल बैल है, गाय, ऊंट, ये जितने भी हैं ये सारे लाइव स्टॉक में आते हैं। अनुसूची 1 और 5 के अलावा जितने होते हैं वो सारे किसमें आते हैं? लाइव स्टॉक में शामिल होते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अनुसूची 1 से 5 के अलावा जो जीव होंगे वो लाइव स्टॉक में शामिल होते हैं। नेक्स्ट इसमें है 2.19 में है विनिर्माता या फिर मैन्युफैक्चरर। तो इसमें अनुसूची 1 से 6 में शामिल जंतु व वनस्पति से किसी वस्तु का निर्माण करता है उसे मैन्युफैक्चरर या विनिर्माता कहा जाता है। तो ये 2.19 में इसकी परिभाषा दी गई है। 2.21 में राष्ट्रीय उद्यान बताया गया है। 2.21 में क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। 2.21 में राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा दी गई है। 2.24 क में 2.24 क में बताया गया है संरक्षित क्षेत्र। 2.24 क में संरक्षित क्षेत्र बताया गया है। संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान, सुरक्षित आरक्षित या फिर सामुदायिक आरक्षित, सभी इसमें संरक्षित क्षेत्र में शामिल होते हैं। तो इसमें शामिल क्या क्या है? संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, समुदाय आरक्षित, ये सभी संरक्षित क्षेत्र में शामिल होते हैं। 25 ख में आरक्षित वन बताया गया। 25 ख आरक्षित वन, ऐसे वन जिनको गवर्नमेंट ने आरक्षित कर दिया है और इसको कौन करेगी? राज्य सरकार राज्य अधिनियम द्वारा वनों को आरक्षित वन घोषित कर सकती है। तो 2.18 में है पशुधन की परिभाषा, अनुसूची 1 से 5 में शामिल जीव। 2.19 में है विनिर्माता, जो 1 से 6 अनुसूची में शामिल जंतु और पादपों से जो किसी वस्तु का निर्माण करता है उसे विनिर्माता कहा जाता है 2.19 में। 2.21 में है राष्ट्रीय उद्यान। 2.24 क में है संरक्षित क्षेत्र। 2.25 ख में है आरक्षित उद्यान या आरक्षित वन, जिसे राज्य सरकार अधिनियम के द्वारा आरक्षित वन की श्रेणी में रखती है। नेक्स्ट है 2.21 ट्रॉफी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2.21 ट्रॉफी एग्जाम में आ सकता है। ट्रॉफी क्या होती है? 2.21 2.31 ट्रॉफी। यहां ट्रॉफी का मतलब है कि जो वन्य प्राणी होते हैं उनके किसी भाग से कृत्रिम या प्राकृतिक विधियों द्वारा
उनके किसी भाग को संरक्षित किया जाता है तो उस को ट्रॉफी कहा जाता है। ट्रॉफी में जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन देखें तो इसमें आपके प्राणी की जो त्वचा होती है वो कोई चर्म हो सकती है, या फिर कोई हाथी दांत हो सकता है, खुर हो सकता है। इसके अलावा पक्षियों के अंडे हो सकते हैं, उनके घोंसले हो सकते हैं, मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है वो भी इसमें शामिल होता है। यानी ऐसी चीजें जिनको कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से संरक्षित किया जाता है वन्य जीवों की, उन्हें ट्रॉफी कहा जाता है। जैसे किसी संग्रहालय में जंतुओं के कुछ अवशेष हैं या फिर उनके कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं, उनको संरक्षित किया जाता है तो उनको क्या बोला जाता है? ट्रॉफी कहा जाता है। इसमें आएगा 231 में ट्रॉफी शामिल होता है। वन्य जीवों के किसी भाग या संपूर्ण शरीर को कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से संरक्षित किया जाता है तो उसे ट्रॉफी कहा जाता है। ट्रॉफी कहा जाता है। ट्रॉफी के एग्जाम्पल हैं त्वचा, चर्म, सींग, हाथी दांत, घोंसले, पक्षियों के घोंसले, अंडे, मधुमक्खी का छत्ता, ये सभी ट्रॉफी में शामिल होते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन इससे बन सकता है। फिर है 232 में अनस्केल्ड ट्रॉफी। अनस्केल्ड ट्रॉफी। अनस्केल्ड ट्रॉफी का मतलब है असंसाधित ट्रॉफी। असंसाधित ट्रॉफी। असंसाधित ट्रॉफी का मतलब यह है कि पूरा बंदी प्राणी या फिर कोई वन्य जीव जिसकी चर्म या उसके किसी भाग को आपके एक तरह से ट्रेनिंग नहीं की गई हो तो उसे अनस्केल्ड ट्रॉफी कहा जाता है। यानी जिस पर चर्म प्रसाधन की प्रक्रिया नहीं की गई हो उसे असंसाधित ट्रॉफी कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें वन्य जीव या उसका कोई भाग जिसे एक तरह से आप ऐसे मानो कि प्रोसेसिंग नहीं की गई हो, चर्म प्रसाधन जिस पर नहीं किया गया हो, जो ट्रेनिंग वाली क्रिया जो होती है वो उस पर नहीं की गई हो तो उसे अपन अनस्केल्ड ट्रॉफी कहा जाता है। यानी कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से उसमें कोई भी अगर परिवर्तन नहीं किया गया है तो उसे अनस्केल्ड ट्रॉफी कहा जाता है। फिर है 233 में यान या व्हीकल की परिभाषा दी गई है। यान या व्हीकल की परिभाषा यहां किसी मोटर गाड़ी या फिर कार से नहीं है। यहां पर यान का मतलब है कि स्थल, जल या फिर वायु में किसी वन्य जीव के द्वारा अगर सवारी की जाती है तो उसे यान कहा जाता है। 233 यान या फिर व्हीकल। स्थल, जल या वायु में किसी
जीव द्वारा सवारी करना, इसे फिर उस जीव को क्या कहा जाता है, व्हीकल या यान की श्रेणी में वो आता है, जिसमें भैंस हो सकता है, सांड हो सकता है, ऊंट हो सकता है, ये सभी इसमें यान में शामिल होते हैं। फिर आपके 236 में है, 236 में प्राणी, वन्य प्राणी अनुसूची 1 से 4 में शामिल जो जीव होते हैं वो वन्य प्राणी में आते हैं। इन्हें वाइल्ड लाइफ एनिमल कहा जाता है। वाइल्ड एनिमल अनुसूची 1 से 4 में वर्णित जीव वन्य प्राणी कहलाते हैं। 237 में इसमें वन्य जीव आता है। वन्य जीव, वन्य जीव जलीय या फिर भू वनस्पति क्षेत्र में पाए जाने वाला कोई भी प्राणी वन्य जीव कहलाता है। जलीय या भू वनस्पति प्राकृतिक क्षेत्र में पाया जाने वाला जीव क्या कहलाता है, वन्य जीव कहलाता है। फिर इसमें 239 में चिड़ियाघर की परिभाषा दी गई है। 239 चिड़ियाघर, चिड़ियाघर ऐसा क्षेत्र जहां पर वन्य जीवों का उपयोग पर्यटन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये स्थान स्थायी हो सकते हैं, अस्थायी हो सकते हैं। तो यहाँ पर वन्य जीवों को रखा जाता है जिनका उपयोग पर्यटन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। फिर है इसमें अध्याय 2। अध्याय 2 में कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे वन्यजीव बोर्ड का गठन, राष्ट्रीय वन्यजीव, राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन। इसके लिए इनके जो राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति होती है वो इसमें शामिल होती है। तो अध्याय 2 में अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी शामिल होते हैं। अध्याय 2, इस अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी, अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी अध्याय 2 में शामिल होते हैं, जिसमें धारा 3 के तहत निर्देशक व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। धारा 4 के तहत मुख्य वन जीव संरक्षक तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो धारा 3 तथा 4, धारा 3 और धारा 4, धारा 3 में निर्देशक व अन्य अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा, मुख्य वन संरक्षक व अन्य अधिकारी इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा। धारा 3 और धारा 4 में की जाती है। फिर धारा 4 में है डेलीगेशन ऑफ पावर, प्रत्यायोजन की शक्ति। तो धारा 5 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए शक्तियां प्रदान करती है। तो धारा 5 में है, जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है धारा 5 के, इसमें धारा 5 के, इसमें वन्य जीव बोर्ड के गठन के बारे में बताया है। वन्य जीव बोर्ड का गठन, वन्य जीव बोर्ड का गठन, वन्य जीव बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष वन मंत्री होगा। इसके अलावा
राज्यसभा और लोकसभा के इसमें सांसद होंगे, जो कि दो दो सदस्य के रूप में हो सकते हैं। इसके अलावा काफी बड़ा ये बोर्ड का गठन होता है, जिसमें आपके जितने भी संस्थान होते हैं उनके लगभग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। जैसे योजना आयोग है, इसके सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। तो अपने को ध्यान ये रखना है कि अध्यक्ष इसका प्राइम मिनिस्टर होगा और उपाध्यक्ष इसका वन मंत्री होता है। अब है राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति, धारा 5 है। राष्ट्रीय ये जो वन्य जीव बोर्ड है, ये राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है। तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति, ये जो बोर्ड है इसके द्वारा एक स्थायी समिति गठित की जाती है, जो कि बोर्ड के द्वारा दिए गए कार्यों को संपादित करती है। तो इस समिति में कुल 10 सदस्य होते हैं। कुल 10 सदस्य इस समिति में शामिल होते हैं। इस समिति का कार्य है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनको पूरा करना और उसके तहत कार्य संपादित करना। धारा 5 ग में है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के कार्य। धारा 5 ग, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के कार्य। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के कार्यों की बात करें तो इसमें वन्य जीव वनों का संरक्षण करना राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का कार्य है। इसके अलावा वन के संबंध में नीतियां बनाना और साथ में ही राष्ट्रीय वन उद्यान, आरक्षित क्षेत्र, इन सब का क्षेत्र निर्धारित करना, इनका प्रबंधन करना, ये सभी कार्य जो हैं ये राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के कार्य शामिल होते हैं। फिर धारा 6 में राज्य वन्य जीव बोर्ड के बारे में बताया। धारा 6 राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन। धारा 6 राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन। राज्य वन्य जीव बोर्ड के गठन में यह बताया गया है कि जो वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 है, इसके लागू होने की तारीख के 6 माह के भीतर जितने भी राज्य हैं उनको राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन करना आवश्यक है। यानी वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के लागू होने की तारीख के 6 माह के भीतर राज्य सरकार राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन करेगी। किसमें? धारा 6 के तहत। तो इसमें राज्य वन्य जीव बोर्ड जो है, इसमें अध्यक्ष होता है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष इसमें होता है राज्य का वन मंत्री। इसके अलावा इसमें काफी और सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। तो अपने को इसमें ध्यान रखना है, राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन धारा 6 के तहत किया जाता है और वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के लागू होने की तारीख के 6 माह के भीतर राज्य सरकार वन्य जीव बोर्ड का गठन करेगी। अध्यक्ष इसका चीफ मिनिस्टर होता है, उपाध्यक्ष राज्य का वन मंत्री इसमें होता है। फिर नेक्स्ट इसमें है आपके
धारा 7 वन्य जीव बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली कार्यवाही, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। वन्य जीव बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। तो इसमें यह बताया गया है कि वन्य जीव बोर्ड जो है उसके वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक आयोजित की जाती है। एक वर्ष में 2 बार इसकी बैठक आयोजित की जाएगी। एक वर्ष में 2 बार बैठक आयोजित की जाती है। धारा 8 में वन्यजीव बोर्ड, राज्य वन्यजीव बोर्ड के कर्तव्य बताए हैं। धारा 8 राज्य वन्यजीव बोर्ड के कर्तव्य धारा 8 में बताए गए। साथ में ये राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जो है इसका एक कार्य महत्वपूर्ण ये है कि ये 2 वर्ष में रिपोर्ट जारी करती है। 2 वर्ष में कम से कम एक बार इसको रिपोर्ट वन्य जीवों के बारे में एक रिपोर्ट जारी करनी होती है। फिर है अध्याय 3 में वन्य प्राणियों का शिकार करने से संबंधित नियम बताए गए हैं। तो अध्याय 3 में वन्य प्राणियों का शिकार करना, जिसमें धारा 9 तथा धारा 11 जो है वो इंपॉर्टेंट है। धारा 9 तथा धारा 11 अध्याय 3 वन्य प्राणियों का शिकार करना। वन्य प्राणी का शिकार करना, जिसमें धारा 9 में यह बताया गया है कि अनुसूची 1 से अनुसूची 4 में जो वन्य प्राणी शामिल हैं उनका शिकार वर्जित है। अनुसूची 1 से अनुसूची 4 में वर्णित प्राणियों का शिकार वर्जित है। अनुसूची 1 से अनुसूची 4 में वर्णित जो प्राणी हैं इनका शिकार करना वर्जित है। धारा 11 में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में वन्य जीवों का शिकार या फिर उनको मारा जा सकता है। वो विशिष्ट परिस्थितियां क्या हो सकती हैं? वो विशिष्ट परिस्थितियां हो सकती हैं कि कोई वन्य जीव जो है वो मानव के लिए घातक हो तो उसको मारना उचित है, या फिर उससे कोई ऐसी बीमारी फैलती हो जिसके कारण मानव तथा अन्य जीवों को उससे नुकसान होता हो, तो ऐसी परिस्थिति में वन्य जीवों को मारा जा सकता है। अनुसूची 1 में शामिल जीव यदि मानव हेतु हानिकारक हो या कोई रोग फैलाता हो तो उसे मारा जा सकता है। और मारने का ये इसमें अपराध में ये शामिल नहीं होता है। ऐसे जीव जिनको जो मानव हेतु खतरनाक होते हैं और उनको गवर्नमेंट ने मारने के लिए आदेश दे दिए हैं, उनको वर्मी जीव कहा जाता है। वर्मी जीव वे जीव होते हैं जो मानव के लिए हानिकारक होते हैं या फिर पारिस्थितिकी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, तो ऐसे जीवों को वर्मी जीव कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, वर्मी जीव इंपॉर्टेंट। ऐसे जीव जो मानव या अन्य जीवों हेतु
नुकसानदायक हो, तो इन वर्मी जीवों को मारा जा सकता है। इसी में अनुसूची 2 से 4 में शामिल जीव जब मनुष्य या कृषि हेतु नुकसानदायक होते हैं तो उनको भी मारा जा सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो जीव होते हैं उनको मारा जा सकता है। धारा 9 तथा धारा 11 इसमें इंपॉर्टेंट है। वर्मी जीव जो है इनकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, वर्मी जीव इसे कहा जाता है। फिर है अध्याय 3 का, अध्याय 3 का ये जो पढ़ रहे थे अध्याय 3 में अपन पढ़ रहे थे वन्य प्राणी का शिकार करना। फिर है अध्याय 3 का। अध्याय 3 का में विनिर्दिष्ट पादपों के संरक्षण की बात की गई है। विनिर्दिष्ट पादपों का संरक्षण, अध्याय 3 का विनिर्दिष्ट पादपों का संरक्षण। विनिर्दिष्ट पादपों के संरक्षण में यह बताया गया है कि जैसे 17 का में कुछ विशिष्ट पादपों को तोड़ना तथा उनको उखाड़ना प्रतिषेध है। इसके अलावा धारा 17 ख में आपके बताया गया है कि विशेष प्रत्यायोजन के लिए वनस्पति जो है उसका उपयोग किया जा सकता है। किसके लिए? शिक्षा के लिए किया जा सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जा सकता है, या फिर किसी औषधि निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर इसी में ही ये जो अध्याय 3 का है, ये इसमें जो सेक्शन है वो 17A, 17B, 17C इस प्रकार से सेक्शन है। तो इसमें कुछ पादपों के बिना अनुमति पर व्यापार पर रोक लगाई गई है। कुछ पादपों की खेती के लिए इसमें लाइसेंस भी दिया जाता है। तो ये अध्याय 3 जो है इसमें 17 में ये बताया गया है कि विनिर्दिष्ट पादपों को जिनका उल्लेख किया गया है इसमें अनुसूची 5 में, तो उस अनुसूची में जो शामिल पादप हैं उनको तोड़ना, पादपों को तोड़ना उखाड़ना प्रतिबंधित है। ऐसे पादपों को तोड़ा या उखाड़ा नहीं जा सकता। 17 ख में विशेष प्रयोजन के लिए उपयोग, विशेष प्रयोजन हेतु उपयोग। ये विशेष प्रयोजन क्या हो सकते हैं? पहला हो सकता है कृषि कार्य, दूसरा हो सकता है वैज्ञानिक अनुसंधान, तीसरा इसमें हो सकता है औषधि निर्माण। साथ में ही इसी में कुछ ऐसे पादप हैं जिनकी खेती की जा सकती है, तो उनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। किसी भी प्राकृतिक आवास के जो वन्य पेड़ पौधे हैं उन पर किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं रहेगा। अगर किसी व्यक्ति ने प्राकृतिक आवास में पेड़ लगाया है तो भी वो सरकार की ही संपत्ति है, उसकी सरकार की अनुमति के बिना वो वहां से कोई भी उत्पाद नहीं ले सकता। अगले इसमें धारा है धारा 18। धारा 18 में इसमें बताया गया है अभ्यारण्य की घोषणा के बारे में, अभ्यारण्य की घोषणा के बारे में, जो कि अध्याय 4 में आता है। ये अध्याय 4 में संरक्षित क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 में संरक्षित क्षेत्र के बारे में अध्याय 4 में बताया गया, जिसमें आपके धारा 18 जो है इसमें अभ्यारण्य की घोषणा के बारे में बताया गया है कि अभ्यारण्य की घोषणा कौन करेगा, कि कोई क्षेत्र अभ्यारण्य घोषित कब किया जाएगा, इसकी घोषणा कब करेगा, कौन करेगा? तो इसकी घोषणा करता है राज्य सरकार। इसकी घोषणा राज्य सरकार करती है। तो राज्य सरकार किसी क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित कर सकती है इस एक्ट की धारा 18 के तहत। इसी में ही
धारा 18 के जो है उसमें अभयारण्य की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। अभयारण्य की सुरक्षा, अभयारण्य की सुरक्षा धारा 18 में बताया गया है। धारा 21 में बताया गया है कलेक्टर जो है वो अधिसूचना जारी करने की दिनांक के 60 दिन के अंदर जो संरक्षित क्षेत्र है उसकी सीमा का निर्धारण करता है। धारा 21 डिस्ट्रिक्ट जिसे जिला कलेक्टर कहते हैं, जिला कलेक्टर संरक्षित क्षेत्र की सीमा का निर्धारण अधिसूचना जारी होने की दिनांक से, अधिसूचना की दिनांक से 60 दिन के अंदर, 60 दिवस के अंदर इस क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है, सीमा निर्धारण करता है। कौन सी धारा? धारा 21 के तहत डिस्ट्रिक्ट जिला कलेक्टर जो है उसको धारा 21 में यह अधिकार दिया गया है कि वो इतनी पावर उसको दी गई है कि वो अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 60 दिन के अंदर यानी 2 महीने में इस क्षेत्र की सीमा का निर्धारण धारा 21 के तहत करता है। धारा 35 में राष्ट्रीय जो उद्यान है उसके बारे में बताया गया है। धारा 35, धारा 35 में राष्ट्रीय उपवनों की घोषणा, धारा 35 राष्ट्रीय उपवनों की घोषणा करता है राज्य सरकार। धारा 35 के तहत राज्य सरकार राष्ट्रीय उपवनों की घोषणा करती है। धारा 36 क में संरक्षित क्षेत्र की घोषणा, धारा 36 क संरक्षित क्षेत्र की घोषणा के बारे में उल्लेख धारा 36 क में बताया गया है। इसमें धारा की बजाय इंपॉर्टेंट है अध्याय, कौन से अध्याय में संरक्षित क्षेत्र दिया गया है, तो अध्याय 4 में संरक्षित क्षेत्र दिया गया है। संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान, उपवन इत्यादि की घोषणा करने की पावर है राज्य सरकार को। राज्य सरकार किसी क्षेत्र को घोषित कर सकती है, आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है। धारा 36 क में, धारा 36C या इसे धारा 36 ग भी कह सकते हैं। धारा 36 ग में सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र का प्रबंधन और संरक्षण की बात की गई है। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र व उसका प्रबंधन किसमें बताया गया है? धारा 36 ग में समुदाय आरक्षित क्षेत्र का बताया गया है। यानी समुदाय आरक्षित का मतलब है जिसमें समाज, समुदाय जो है वो भी उसको संरक्षित घोषित करने में तथा उसमें उसका योगदान रहता है कि किस प्रकार किसी क्षेत्र को आरक्षित घोषित किया जाना, तो उसमें समुदाय की राय भी ली जाती है। तो ऐसा धारा 36C में बताया गया है। धारा 38 में, धारा 38 में ये बताया गया है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है। अगर ऐसे क्षेत्र राज्य सरकार के अधीन नहीं आते हैं तो ऐसे क्षेत्रों को केंद्र सरकार जो है वो राष्ट्रीय उद्यान या आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है। ऐसे क्षेत्र जो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, राज्य सरकार के अधीन नहीं है, उन्हें केंद्र सरकार आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है।
घोषित कर सकती है। तो इसमें धारा 38 जो है ये केंद्र सरकार से संबंधित है। अध्याय 4 जो है वो आरक्षित क्षेत्र या संरक्षित क्षेत्र जो है, प्रोटेक्टेड एरिया जो है, उनसे संबंधित है आपके अध्याय 4। फिर आपके है अध्याय 4 के में जो केंद्रीय चिड़ियाघर हैं उनके प्राधिकरण तथा चिड़ियाघर जो बनाना है उसके संबंध में नियम इसमें दिए गए हैं अध्याय 4 के में। अध्याय 4 के में केंद्रीय चिड़ियाघर, अध्याय 4 के इसमें चिड़ियाघर प्राधिकरण व चिड़ियाघर की घोषणा के बारे में अध्याय 4 के में बताया गया है। इसके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, इसके 10 सदस्य होते हैं तथा इसमें एक सचिव होता है। एक अध्यक्ष, 10 सदस्य तथा एक सचिव, ये इसका गठन का, जिसमें एक अध्यक्ष, 10 सदस्य तथा 3 सचिव जो होगा वो एक होगा, साथ में ही इसके 2 सदस्य होते हैं। इस प्रकार से ये 3 सदस्य होते हैं, सदस्य सचिव उनको कहा जाता है। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन अध्याय 4 के तहत किया जाता है। फिर अध्याय 4 है जो कि इंपॉर्टेंट है। अध्याय 4 है, अध्याय 4 है, अध्याय 4 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में अध्याय 4 में बताया गया है, जिसमें एक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन केंद्र सरकार करती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष जो होता है वो पर्यावरण मंत्री होता है। पर्यावरण मंत्री राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष राज्य मंत्री होगा, पर्यावरण राज्य मंत्री, पर्यावरण राज्य मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की जाती है। वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसके अंदर बाघों की स्थिति के बारे में बताया जाता है। तो एक वार्षिक रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है। इसमें संचालन समिति होती है, एक संचालन समिति जिसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। संचालन समिति का अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर होता है। संबंधित राज्य का चीफ मिनिस्टर संचालन समिति का अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष वन मंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन होगा इसका? वन मंत्री संचालन का समिति का उपाध्यक्ष होता है। बाघ संरक्षण योजना, बाघ संरक्षण योजना, बाघ संरक्षण योजना। राज्य सरकार बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर किसी क्षेत्र को बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है। तो राज्य सरकार
बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर बाघ संरक्षण योजना बना सकती है और किसी क्षेत्र को बाघ आरक्षित क्षेत्र भी राज्य सरकार कर सकती है। फिर इसमें है आपके अध्याय 4 गए, तो अध्याय 4 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में बताया गया है, जिसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण केंद्र सरकार के द्वारा गठित की जाती है। अध्यक्ष इसका केंद्र सरकार का पर्यावरण मंत्री होता है, उपाध्यक्ष राज्य मंत्री होता है पर्यावरण का। इसके द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। संचालन समिति जो होता है उसका अध्यक्ष होता है संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष होता है वहां का राज्य का वन मंत्री। बाघ संरक्षण योजना जो है ये राज्य सरकार किसी क्षेत्र को बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है, कब? जब इसकी सिफारिश आ जाए उसके पश्चात ही राज्य सरकार जो है वो बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है। अब है अध्याय 4 गए, अध्याय 4 गए 4C में बाघ एवं अन्य संकटग्रस्त प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के बारे में बताया है। अध्याय 4 गए, अध्याय 4 गए में बाघ व अन्य संकटग्रस्त प्रजाति, बाघ व अन्य संकटग्रस्त प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो, अपराध नियंत्रण ब्यूरो के बारे में अध्याय 4 गए में बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया था। संकटग्रस्त प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो, बाघ एवं अन्य संकटग्रस्त प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का उल्लेख कहां पर है? अध्याय 4 गए में इसका उल्लेख किया गया है। फिर है अध्याय 5। अध्याय 5 में वन्य प्राणी तथा वन्य प्राणियों से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उनके व्यापार के संबंध में नियम बनाए गए हैं। अध्याय 5 में, अध्याय 5 में वन्य प्राणी तथा प्राणी वस्तुओं तथा ट्रॉफियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। वन्य प्राणी तथा वन्य प्राणियों से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनको जब संसाधित किया जाता है तो उन्हें ट्रॉफिया कहा जाता है। तो इनके व्यापार पर रोक अध्याय 5 में लगाई गई है। अध्याय 5 के अध्याय 5 के में वन्य प्राणियों से उत्पन्न ट्रॉफी जो है उनके व्यापार तथा वाणिज्य पर रोक लगाई गई है। वन्य प्राणी से उत्पन्न ट्रॉफी के व्यापार व वाणिज्य पर रोक या फिर प्रतिबंध अध्याय 4 के में लगाया गया। तो इसमें 49 के तहत कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 49 के तहत इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। अनुसूचित प्राणी कौन सा होता है, दूसरा है इसमें अनुसूचित प्राणी वस्तु क्या होती है। तो इसमें धारा 49 फर्स्ट में अनुसूचित प्राणी की परिभाषा दी गई है। अनुसूचित प्राणी वो होते हैं जो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में
परिभाषित किए गए। अनुसूची 1 व अनुसूची 2 में शामिल जीव। अनुसूची 1 व अनुसूची 2 में शामिल जो जीव होते हैं उनको अनुसूची प्राणी कहा जाता है धारा 49 फर्स्ट के तहत। दूसरा इसमें 49 है जो है, इसमें अनुसूची प्राणी वस्तु के बारे में बताया गया है। अनुसूची प्राणी वस्तु, अनुसूची प्राणी मोरपंख हो सकता है या फिर कोई अनुसूची प्राणी वस्तु। अनुसूची प्राणी वस्तु में अनुसूची प्राणी वस्तु, अनुसूची प्राणी वस्तु, अनुसूची प्राणी वस्तु, ये जो अनुसूची 1 है और अनुसूची 2 है, इसमें शामिल जीवों के अलावा अन्य जीवों के उत्पाद जो हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। यानी अनुसूची 1 और अनुसूची 1 व अनुसूची 2 में शामिल जीवों के उत्पाद या उनसे प्राप्त ट्रॉफी, लेकिन इसमें मोर के पंख या फिर सर्प से प्राप्त वस्तुएं जो होती हैं वो इसमें शामिल नहीं की जाती है। जैसे सर्प से प्राप्त वस्तु में सर्प विष हो सकता है जिसका उपयोग एंटीडोट बनाने में किया जाता है, तो ये इसमें अनुसूची प्राणी वस्तु में शामिल नहीं होते हैं। फिर है अध्याय 6। अध्याय 6 में इस एक्ट का उल्लंघन करने पर सजा और पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। जुर्माना व सजा, अध्याय 6 में इसका उल्लेख किया गया है। जुर्माना और सजा के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें जो धारा 51 है, धारा 51 में पेनल्टी के बारे में बताया गया है। पेनल्टी या फिर शास्ति, हिंदी में पेनल्टी को शास्ति बोलते हैं। तो इसमें इस एक्ट का उल्लंघन करने पर कुछ सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें जो सजा है वो न्यूनतम 3 वर्ष और जुर्माना जो होता है वो 25,000 रुपए। सजा 3 वर्ष और जुर्माना 25,000 रुपए। जुर्माना कितना है? 25,000 रुपए जुर्माना इसमें है। अपराध अगर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हो तो उसमें प्रावधान कुछ अलग हो जाते हैं। अपराध राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित होने पर कब? जब अनुसूची 1 व अनुसूची 2 के भाग 2 का उल्लंघन करने पर, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के भाग 2 का उल्लंघन करने पर, यानी इसमें जो शामिल जीव होते हैं अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के भाग 2 में जो शामिल जीव हैं उनके संबंध में अगर अपराध किया जाता है तो उस अपराध की सजा जो है वो बढ़ जाती है, जिसमें सजा जो है, सजा कम से कम 3 वर्ष, अधिकतम सजा
7 वर्ष का इसमें प्रावधान किया गया है। अगर बार बार दोबारा इसमें अपराध किया जाता है, बार बार उल्लंघन करने पर, बार बार अगर इसमें उल्लंघन किया जाता है तो इसमें 3 से 7 वर्ष कैद, न्यूनतम जुर्माना 25,000 रुपए, न्यूनतम जुर्माना इसमें है 25,000 रुपए। किसमें? अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकंड के तहत अगर ये अपराध किया जाता है तो इसमें ये प्रावधान है। बाघ आरक्षित क्षेत्र, बाघ आरक्षित क्षेत्र में अगर अपराध किया जाता है, बाघ आरक्षित क्षेत्र से संबंधित अगर उल्लंघन है तो उसमें सजा जो है वो थोड़ी इसमें बढ़ जाती है, जिसमें जुर्माना 50,000, न्यूनतम जुर्माना इसमें 50,000 से अधिकतम 2 लाख तक जुर्माना, इसमें जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। दोबारा अपराध करने पर, दोबारा अपराध करने पर 7 वर्ष सजा और जुर्माना राशि जो है वो इसमें बढ़ जाती है। जुर्माना इसमें हो जाएगा 5 लाख से 50 लाख, 5 लाख से 50 लाख रुपए तक का इसमें जुर्माना हो जाता है। साथ में ही 51 कै के तहत इसमें जमानत वैसे तो होती नहीं है। 51 कै जमानत कुछ शर्तों के आधार पर दी जा सकती है, कुछ शर्तों के आधार पर ही इसमें जमानत का प्रावधान किया गया है। इसी अध्याय के तहत धारा 62 के तहत किसी जीव को सरकार जो है वो पीड़क जंतु घोषित कर सकती है। केंद्र सरकार अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के भाग सेकंड में शामिल किसी जीव को पीड़क जीव तब घोषित कर सकती है अगर उसके उस जीव के कारण कोई बीमारी पैदा हो सके, या फिर वो जीव जो है वो खुद अन्य जीवों या मनुष्य के लिए खतरनाक हो, हानिकारक हो, तो उसमें धारा 62 के तहत केंद्र सरकार वर्मी जीव घोषित कर सकती है। किसको वर्मी जीव घोषित करेगी? अनुसूची फर्स्ट व सेकंड में जो शामिल जीव हैं उनको वर्मी जीव घोषित कर सकते हैं। वर्मी जीव क्या होता है इसकी परिभाषा अपन ने पहले देखी है, तो ये यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। अब है इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 6 अनुसूचियां बनाई गई हैं। 6 अनुसूचियां बनाई गई हैं जिसमें अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकंड का भाग द्वितीय, अनुसूची 3 और 4, अनुसूची 5 और अनुसूची 6, ये 6 अनुसूचियां इसमें बनाई गई, जिसमें अनुसूची 1 और 2 के भाग सेकंड में शामिल जीव हैं। इन जीवों का पूर्ण संरक्षण इसमें किया गया है और इसके तहत अपराध करने पर अत्यधिक जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। पूर्णतः संरक्षण इन जीवों को दिया गया है। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के भाग सेकंड में शामिल जो जीव हैं उनको पूर्णतः संरक्षण दिया गया है और इसमें अपराध करने पर अत्यधिक जुर्माना लगता है। तो इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है इसमें लोयन, टेड, मकाका। वैसे तो इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो अपन देख लेते हैं। लोयन, टेड, मकाका, राइनोसिरोस, हॉर्नबिल,
किंग कोबरा जो सांप है, ओलिव रिडले टर्टल जो कि एक कछुआ है, फ्लाइंग स्क्वेयर उड़न गिलहरी, हिमालयन ब्राउन बियर। तो ये जो जीव हैं इनको अनुसूची 1 में रखा गया है जो कि महत्वपूर्ण है। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में वैसे काफी बड़ी लिस्ट है जिसमें जीवों को रखा गया है। फिर है अनुसूची 3 और 4। अनुसूची 3 और 4 में शामिल जो जीव हैं इनको भी संरक्षित किया गया है, लेकिन इन पर जुर्माना, इनके संबंध में अब उल्लंघन करने पर अपराध जो है वो जुर्माना जो है, जुर्माने का प्रावधान कम किया गया है। ये जीव भी संरक्षित हैं, लेकिन जुर्माना इसमें कम है। जुर्माना यहां पर कम किया गया है। उदाहरण के लिए हाइना, नीलगिरी, बार्किंग डियर और वल्चर, ये जो है ये अनुसूची 3 और 4 में कुछ जीव हैं जो शामिल हैं। अनुसूची 5 में ऐसे जीव शामिल हैं जिनका शिकार किया जा सकता है, जिनका शिकार किया जा सकता है, जिनके शिकार पर छूट दी गई है। उसमें माइस यानी चूहा, रैट, क्रो यानी कौवा और बैग, इनके शिकार पर अनुमति दी गई। फिर है अनुसूची 6। अनुसूची 6 में कुछ वानस्पतिक पौधे शामिल किए गए हैं। वानस्पतिक पौधे यानी वन्य क्षेत्र में उगने वाले पेड़ पौधे जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें रेड वांडा और पिक्चर प्लांट, इनके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूची 6 में शामिल जो वनस्पतिक पौधे होते हैं उनके कृषि व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये है इसमें 6 अनुसूचियां जो कि महत्वपूर्ण है। अनुसूची 1 के जीवों को पूर्ण संरक्षण दिया गया है, जुर्माना भी अत्यधिक है। अनुसूची 1 और 2 का भाग सेकंड। अनुसूची 3 और 4 इनको भी संरक्षित किया गया है, लेकिन इनमें जुर्माना जो है वो इनकी तुलना में कम है। अनुसूची 5 में ऐसे जीव जिनका शिकार किया जा सकता है, और अनुसूची 6 में पौधे पेड़ पौधों को शामिल किया गया है जिनका व्यापार या फिर जिनकी कृषि जो है वो नहीं की जा सकती है सरकार की अनुमति के बिना। अब है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 72 के पश्चात इसमें काफी कुछ संशोधन किए गए हैं। पहले तो अपन देख लेते हैं कौन कौन से वर्ष में संशोधन किए गए हैं, फिर इसमें जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं उनको अपन देखेंगे। इनमें जो संशोधन है, संशोधन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन 1972 में जो संशोधन किए गए हैं उसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संरक्षण संशोधन अधिनियम संशोधन अधिनियम 1982, फिर इसके पश्चात 1986, फिर इसके बाद में 1991, 1993 के बाद 2002 और फिर 2008। इन वर्षों में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुछ संशोधन किए गए हैं। पहला 1982 में, फिर 1986 में, 91 में, 93 में, 2002 में और 2008 में। इन वर्षों में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जो है वो उनकी अपन बात करें तो 1982 का जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संशोधन जो किया गया था उसमें वन्यजीव की जनसंख्या के नियंत्रण
यानी अगर किसी क्षेत्र में वन्य जीवों की संख्या अगर बढ़ जाती है, वहां पर उनका जो क्षेत्र है जिसे नीके बोलते हैं, उसमें अगर भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो एक जीवों को पकड़ा जा सकता है, उनको स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। वैज्ञानिक प्रबंधन व जनसंख्या नियंत्रण हेतु वन्य जीवों का स्थानांतरण व उन्हें पकड़ा जा सकता है, तो इसके द्वारा इनकी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। किसी क्षेत्र में अगर ज्यादा जीव हो जाते हैं तो उनको दूसरे अभयारण्य में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। 1982 के वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम में ऐसी बात की गई है। फिर है अध्याय 4 क में, अध्याय 4 क जो है वो बाद में जोड़ा गया है। अध्याय 4 क, अध्याय 4 क जो है इसमें अध्याय 4A, अध्याय 4A में वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा व्यापार पर प्रतिबंध हेतु व्यक्ति की संपत्ति भी अर्जित इसमें की जा सकती है। वन्य जीवों के अवैध व्यापार करने पर संपत्ति जब्त की जा सकती है, संपत्ति को जब्त किया जा इसमें सकता है। तो ये अध्याय 4 पे जो है ये इसमें बाद में जोड़ा गया है। फिर इन्हीं संशोधन में सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र की नई अवधारणा आई। सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र, जिसमें समुदाय जो होता है उससे राय लेकर किसी क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। तो ये भी बाद के जो संशोधन में हुए हैं उसमें शामिल हैं। एक इसमें संशोधन किया गया है पशुओं की श्रेणी में मछलियों को भी शामिल किया गया है, मछलियों को शामिल किया गया है। किसकी श्रेणी में? पशुओं की श्रेणी में मछलियों को शामिल किया गया है ताकि इसका भी अवैध व्यापार न हो, और अवैध व्यापार को रोकने के लिए ऐसा इसमें किया गया है। फिर वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006, इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिसके तहत अध्याय 4 व और ग जोड़ा गया। अध्याय 4B, जिसे 4 व भी बोलते हैं, व 4C, 4 ग, सी या फिर ग, इसमें बाद में जोड़ा गया है। जिसमें 4 व जो है वो टाइगर कंजर्वेशन, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन के बारे में बताया गया, जो अपन ने पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो चीजें हैं ये 2006 के अधिनियम में जोड़ी गई है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। 4C,
4C में बाघ व अन्य संकटग्रस्त प्रजाति के अवैध व्यापार के नियंत्रण हेतु ब्यूरो का गठन किया गया है। बाघ व अन्य संकटग्रस्त प्रजाति अवैध व्यापार नियंत्रण ब्यूरो का गठन इसमें किया गया है। टाइगर एंड अदर स्पीसीज, टाइगर एंड अदर अनडेंजर्ड स्पीसीज, टाइगर एंड अदर एंडेंजर्ड स्पीसीज क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो 4B और 4C जो है वो वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 में जोड़ा गया। फिर इसमें है कुछ महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र और उनसे संबंधित धाराएं। महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र और उनसे संबंधित कुछ धाराएं जैसे है राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क जो है संरक्षित क्षेत्र और धाराएं। राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जिसका उल्लेख धारा 35 में किया गया है। अभयारण्य, इसका उल्लेख 18 व 34 में किया गया है। धारा 18 और 34 में इसका उल्लेख किया गया है। संरक्षित आगार, संरक्षित आगार जो है इसका उल्लेख 36A व B धारा में इसका उल्लेख किया गया है। सामुदायिक आगार, सामुदायिक आगार इसका उल्लेख 36C व D में इसका उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख धारा 35 में, अभयारण्य का उल्लेख 18 और 34 में, संरक्षित आगार का उल्लेख 36A और B में, सामुदायिक आगार का उल्लेख है 36C और D में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं, ये आपको याद रखनी। तो ये है आपके